आज हम बात करने वाले हैं तमिलनाडु की, एक ऐसी कहानी जो सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स की जड़ें दिखाती है। एक ऐसा आंदोलन जिसने, सोचिए, हजारों साल पुराने सोशल स्ट्रक्चर को हिलाकर रख दिया। और मजे की बात यह है कि इसका असर आज भी बहुत मजबूती से महसूस किया जाता है। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर तमिलनाडु को सोशल जस्टिस का एक इतना यूनिक, इतना अलग मॉडल क्यों माना जाता है? और इसका जवाब वो छिपा है एक सदी पुराने विद्रोह की कहानी में। और इसी कहानी को हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे कि ये विद्रोह आखिर शुरू कैसे हुआ। फिर बात करेंगे जस्टिस पार्टी के शासन की। इसके बाद नजर डालेंगे उनके ऐतिहासिक सामाजिक सुधारों पर। फिर आएगा पेरियार का आत्मसम्मान आंदोलन, जिसने पूरी कहानी को एक नया मोड़ दिया। और आखिर में हम देखेंगे कि इसकी राजनीतिक विरासत आज भी इतनी जिंदा कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखते हैं कि वो कौन सी सामाजिक परिस्थितियां थीं, वो क्या माहौल था जहां से एक संगठित गैर ब्राह्मण आंदोलन ने जन्म लिया। देखिए, इस विद्रोह की वजह कई थीं। उस दौर में सरकारी नौकरियों से लेकर एजुकेशन और यहाँ तक कि प्रेस पर भी ब्राह्मण समुदाय का जबरदस्त दबदबा था। अब इसी माहौल में रॉबर्ट कैल्डवेल जैसे स्कॉलर्स ने एक कमाल की बात सामने रखी। उन्होंने ये साबित किया कि द्रविड़ भाषाएं संस्कृत से एकदम अलग हैं और उनसे भी ज्यादा पुरानी। बस इस एक खोज ने गैर ब्राह्मणों में एक नई चेतना, एक प्राइड की भावना जगा दी। क्या वाह, हमारी तो अपनी एक अलग और बहुत प्राचीन पहचान है। ये टाइमलाइन ये दिखाती है कि बदलाव कितनी कितनी तेजी से आ रहा था। जरा सोचिए, सिर्फ 8 साल के अंदर एक छोटा सा एसोसिएशन एक इतनी मजबूत पॉलिटिकल पार्टी बन गया कि वो चुनाव जीतकर सरकार बनाने के लिए तैयार थी। कमाल है ना? तो अब सवाल आता है कि जब जस्टिस पार्टी पावर में आई तो उन्होंने किया क्या? चलिए देखते हैं कि उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को एक्शन में कैसे बदला। पूरे 13 साल, सोचिए, 1 दशक से भी ज्यादा का वक्त। इतने समय तक जस्टिस पार्टी को अपना एजेंडा लागू करने का मौका मिला। और ये दक्षिण भारत के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट था, एक ऐसा मोड़ जहां पावर का इक्वेशन हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो सवाल ये है कि पावर में रहकर उन्होंने असल में अचीव क्या किया। चलिए अब उनके कुछ सबसे इम्पैक्टफुल, सबसे दूरगामी रिफॉर्म्स पर एक नजर डालते हैं। ये सिर्फ कानून नहीं थे, ये तो सत्ता के पुराने ढांचे पर एक सीधी चोट थी। आप सोचिए, पहली बार फर्स्ट टाइम सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन लागू किया गया ताकि नॉन ब्राह्मण्स को भी मौका मिल सके। और ये देखिए, 1921 में उसी जमाने में महिलाओं को पुरुषों के बराबर वोट देने का अधिकार दे दिया गया। ये उस वक्त के हिसाब से वाकई में क्रांतिकारी था। और पार्टी का ध्यान सिर्फ बड़ी बड़ी पॉलिसीज पर ही नहीं था। नहीं, उन्होंने जमीनी स्तर पर, ग्रास रूट लेवल पर भी काम किया। जैसे मछली पकड़ने वाले समुदायों के हजारों बच्चों के लिए उन्होंने स्पेशल और फ्री एजुकेशन का इंतजाम किया। ये एक बहुत बड़ा कदम था। मतलब उनके सुधारों का दायरा देखिए कितना बड़ा था। स्कूलों में मिड डे मील स्कीम की शुरुआत, गरीबों को घर बनाने के लिए जमीन देना, नई नई यूनिवर्सिटीज खोलना। उन्होंने समाज के लगभग हर पहलू को छूने और उसे बेहतर बनाने की कोशिश की। अब जैसे जैसे जस्टिस पार्टी का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कम हो रहा था, सीन में एक नई और कई ज्यादा रेडिकल सोशल फोर्स की एंट्री हो रही थी। और इसका नेतृत्व कर रहे थे एक ऐसा इंसान जो आगे चलकर एक लेजेंड बनने वाले थे, पेरियार ईवी रामासामी। पेरियार ने, आप देखिए, शुरुआत में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी, लेकिन उनका मोहभंग हो गया, डिसइल्यूजनमेंट। और ये तब हुआ जब कांग्रेस ने नॉन ब्राह्मण्स के लिए रिजर्वेशन के उनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। बस यही उनके लिए एक डिसाइसिव मोमेंट था जिसने उन्हें एक बिल्कुल नए रास्ते पर खड़ा कर दिया। लेकिन उनके जीवन का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था वो आया काशी की एक यात्रा के दौरान। वहां उनके साथ एक ऐसा अपमानजनक वाकया हुआ जिसने जाति और धर्म को लेकर उनके नजरिए को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हुआ ये कि उन्हें एक मुफ्त भोजन हॉल में एंट्री देने से मना कर दिया गया। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं थे। और विडंबना देखिए, वो हॉल एक साथी द्रविड़ व्यापारी के पैसों से ही बना था। इस एक एक्सपीरियंस ने जाति व्यवस्था की क्रूरता को उनके लिए एक बहुत ही पर्सनल और दर्दनाक सच्चाई बना दिया।
कहते हैं कि उस दिन जब वो भूख से बेहाल थे तो उन्हें सड़क पर फेंकी हुई पत्तलों से बचा खुचा खाना उठाकर खाना पड़ा आवारा कुत्तों के साथ। ये जो अपमान था, ये जो पीड़ा थी, इसने उनके अंदर एक ऐसी आग जलाई जिसने आगे चलकर जाति व्यवस्था के खिलाफ एक पूरी क्रांति को जन्म दिया। इसी अनुभव से लौटकर पेरियार ने ये फलसफा दिया कि पॉलिटिकल फ्रीडम का तब तक कोई मतलब ही नहीं है जब तक लोगों को सोशल जस्टिस, सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी ना मिले। और बस इसी सोच के साथ उन्होंने 1925 में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट यानी आत्मसम्मान आंदोलन की नींव रखी। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक सोशल रेवोल्यूशन था। इसका मकसद समाज में गहरे बैठे रीति रिवाजों, अंधविश्वासों और जाति के नाम पर होने वाले भेदभाव की जड़ों पर सीधा हमला करना था। तो चलिए अब हम अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये दो अलग अलग धाराएं, एक तरफ पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी और दूसरी तरफ सोशल सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, आपस में मिलकर एक लास्टिंग लेगेसी बनाती हैं। तो 1937 आते आते जस्टिस पार्टी का असर कम होने लगा। देखिए, देश में आज़ादी का आंदोलन जोर पकड़ रहा था और पार्टी की पुरानी राजनीति अब उतनी रेलेवेंट नहीं रह गई थी। और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल ट्विस्ट आता है। पेरियार ने जस्टिस पार्टी की कमान संभाली और इसका नाम बदलकर द्रविड़ कड़गम कर दिया और एक बहुत बड़ा फैसला लिया कि ऑर्गेनाइजेशन अब चुनाव नहीं लड़ेगा। इसका पूरा फोकस 100% फोकस अब सिर्फ समाज सुधार पर होगा। उनका मानना था कि असली बदलाव वोटों से नहीं आता, सोच बदलने से आता है। और इस आंदोलन की लेगेसी आज भी तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में जिंदा है। इसी द्रविड़र कड़गम से डीएमके और एआईएडीएमके जैसी पार्टियां निकलीं जिन्होंने दशकों तक स्टेट पर राज किया। सोशल जस्टिस, रिजर्वेशन, ये सारे मुद्दे आज भी वहां की राजनीति के कोर प्रिंसिपल्स हैं और इन सब की जड़ें इसी आंदोलन में हैं। और ये सब हमें वापस हमारे पहले सवाल पर ले आता है और एक आखिरी सोच के साथ छोड़ जाता है कि सोशल जस्टिस की ये जो सदी भर की यात्रा तमिलनाडु ने की है, क्या इस यूनिक हिस्ट्री से निकली कामयाबियों को भारत के दूसरे राज्यों में भी दोहराया जा सकता है?